वेलकम फ्रेंड्स। आज इकोनॉमिक्स के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिमांड एंड सप्लाई पर। सबसे पहले बात करेंगे डिमांड पर, यानी कि मांग, यानी कि डिमांड होती क्या है, डिमांड के क्या टाइप्स होते हैं और डिमांड से संबंधित क्या प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। क्योंकि आप सभी ने प्रीवियस एग्जाम्स को अगर उठाकर देखा होगा, स्पीड टेस्ट को अगर उठाकर देखा होगा, तो डिमांड एंड सप्लाई पर बेस एक ना एक क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। सबसे पहले जानेंगे और सबसे पहला जो प्रश्न उठेगा वो यही है कि डिमांड होती क्या है, मांग कहते किसे हैं, इसकी एक आइडियल डेफिनेशन क्या होगी, एक आदर्श परिभाषा क्या होगी, सामने है। Demand for a commodity refers to the quantity of a commodity that a consumer is willing to buy at a given price during a given period of time। यानी कि बात यहां पर हो रही है कि मांग से तात्पर्य उस चीज से है, उस मात्रा से है, उस क्वांटिटी से है जैसे एक उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर निश्चित कीमत पर, यानी कि एक डिसाइडेड प्राइस होना चाहिए और एक डिसाइडेड टाइम पीरियड होना चाहिए, उसमें खरीदने की अगर डिजायर रखता है, इच्छा रखता है, तो इसे हम मांग कह सकते हैं, डिमांड कह सकते हैं। अब देखिए, डिमांड की परिभाषा तो एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन डिमांड होती क्या है, इन 4 लाइनों के माध्यम से मैंने आप सभी को समझाने का प्रयास किया। अब बात करेंगे उन 3 एसेंशियल फैक्टर्स की जो कि डिमांड को कंप्लीट करते हैं। यानी कि अगर किसी भी समय हमें यह समझना हो कि डिमांड क्या है या आइडियल तौर पर डिमांड कहते कैसे हैं, तो 3 एसेंशियल फैक्टर्स आप सभी के सामने हैं, 3 एसेंशियल एलिमेंट्स आप सभी के सामने हैं। डिमांड को फुलफिल करने के लिए सबसे पहली जो चीज है वो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी कि उस वस्तु का कीमत, यानी कि उस वस्तु की कीमत क्या होनी चाहिए वो। सेकंड है क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी और थर्ड वन है पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि बात ऐसी हो रही है कि डिमांड को अगर हमें समझना है तो 3 चीजों को समझिए। अगर किसी भी चीज में, किसी भी एक्सचेंज में ये 3 चीजें हैं, पहली वस्तु की कीमत, दूसरी वस्तु की मात्रा और तीसरा वस्तु का समय या उस लेन देन का समय या समय अवधि की कब वो लेन देन हुआ है, कब वो डिमांड की गई है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, मांग को कंप्लीट करने के लिए, डिमांड को कंप्लीट करने के लिए किसी भी चीज को हम डिजायर कब बोलेंगे, डिमांड कब बोलेंगे, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिमांड कहते कैसे हैं। तो ये तीनों एसेंशियल पार्ट आपको याद रखने हैं। समय कुछ भी हो सकता है, चाहे वो एक दिन हो, एक सप्ताह हो, एक वीक हो, एक वर्ष हो या कुछ और समय हो। तो ये तीनों एसेंशियल कॉन्सेप्ट रहेंगे, तीनों एसेंशियल एलिमेंट रहेंगे किसी डिमांड को डिमांड कहलाने के लिए। डिमांड को समझने के लिए हमारे पास यहां पर 3 स्टेटमेंट्स हैं और इन 3 स्टेटमेंट्स के माध्यम से, कथनों के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि डिमांड को कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट सही रूप में परिभाषित कर रहा है। जैसे कि पहला स्टेटमेंट है, मिस्टर अक्षय purchased 2 kilograms apple last week. Next one, Mr. Akshay purchased 2 kilograms apples when the price of apples was 60 per kg. Third one is Mr. Akshay purchased 2 kilograms apple last week when the price of apples was 60 per kg. अब समझने की कोशिश करते हैं तीनों स्टेटमेंट के माध्यम से कि कौन सा स्टेटमेंट यहां पर डिमांड को मार्केट के तौर पर सही रूप से परिभाषित कर रहा है। तो ऑप्शन माफी चाहेंगे, स्टेटमेंट नंबर जो तीसरा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि स्टेटमेंट नंबर 3 की बात करेंगे तो तीनों के तीनों जो एसेंशियल एलिमेंट हैं डिमांड को कंप्लीट करने के लिए बाजार के रूप में, तो वो तीनों यहां पर है। समय भी दिया हुआ है 1 वीक, नेक्स्ट है वहां पर प्राइस भी दिया हुआ है कि पर केजी वहां पर 60 रुपए पे करने हैं और लास्ट वन वहां पर क्वांटिटी भी है, यानी कि 2 किलोग्राम्स। तो जो थर्ड स्टेटमेंट होगा वो डिमांड को मार्केट के हिसाब से पूरी तरह से फुलफिल करता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि डिमांड कहते कैसे हैं, यानी कि अक्षय ने पिछले सप्ताह, पिछले वीक 60 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 2 किलो सेब खरीदे हैं। तो ये जो परचेज हुआ है, ये जो डिजायर उसके अंदर से आई, उसे हम मांग का नाम दे सकते हैं। ये हम कह सकते हैं कि अक्षय की एक इंडिविजुअल डिमांड थी। आगे बढ़ेंगे, डिमांड कितने प्रकार की होती हैं, यह भी एग्जाम के लिए काफी जरूरी है कि कितनी तरह तरह की डिमांड्स होती हैं, अलग अलग तरह के उनके प्रकार होंगे, एक एक करके उन सभी को देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इंडिविजुअल डिमांड को और मार्केट डिमांड को, है ना। व्यक्तिगत स्तर पर मांग क्या होती है और बाजार के स्तर पर मांग क्या होती है, एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल डिमांड को, यानी कि व्यक्तिगत मांग को। मैं हूं, आप हैं, हम सभी की कुछ ना कुछ डिमांड्स होती हैं, क्योंकि अगर हमें जीवन जीना है तो बहुत तरह की ऐसी वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं जिनकी हम मांग करते हैं, क्योंकि हमें जीवन जीने के लिए जरूरी है। सुबह ब्रेकफास्ट से लेके रात में डिनर तक हमें बहुत सारी ऐसी चीजों की आवश्यकता पड़ती है जो हमें जीवन जीने के लिए जरूरी है। तो वो हम कह सकते हैं वो हमारी इंडिविजुअल डिमांड्स है, समझेंगे।
Individual demand for a commodity refers to the quantity of the commodity that an individual buyer is willing to buy at a given price during a given period of time। यानी कि एक विशेष समय में, अब यहां पर हम समय एक दिन भी रख सकते हैं कि एक दिन के दौरान, यानी कि यहां पर एक टाइम पीरियड हो गया, हमने जितनी भी वस्तुओं की यहां पर डिमांड की है, क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स या क्वांटिटी ऑफ द गुड्स, उनको हम काउंट करें और उनका मार्केट प्राइस निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि वो हमारी इंडिविजुअल डिमांड है। अब हम अकेले तो है नहीं इस दुनिया में, इस पृथ्वी में, इस भारत देश में, हमारे साथ और भी लोग हैं, और भी जनसंख्या है जो रहती है। तो हमारी जो इंडिविजुअल डिमांड होती है, जो हमें जीने के लिए जरूरी है, उसी तरह दूसरे लोगों की भी अपनी इंडिविजुअल डिमांड्स होती हैं। तो अगर हम लोग अपने देश में, अगर हम भारत की बात करते हैं, तो सभी परिवारों की जो डिमांड्स हैं, यानी कि सम ऑफ दी ऑल हाउस होल्ड्स इन अवर कंट्री, हमारे देश के सभी परिवारों की जो मांग है, अगर हम उन्हें जोड़ दें तो वो बन जाएगी बाजार मांग, यानी कि मार्केट डिमांड। और पर्सनल लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर हम इसे कह सकते हैं इंडिविजुअल डिमांड। आगे बढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ कमोडिटी। अब ऐसे कौन से कारक हैं, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि किसी व्यक्तिगत मांग को वहां पर प्रभावित करते हैं, उन पर असर डालते हैं। व्यक्तिगत मांग का मतलब है मेरी डिमांड और आपकी डिमांड। मेरी डिमांड यह है कि सुबह मुझे ब्रेकफास्ट मिले, दोपहर में मुझे लंच मिले और रात में मुझे डिनर मिले। इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ डिमांड करनी होगी, वो खरीदना पड़ेगा, एक विशेष कीमत पर खरीदना पड़ेगा, विशेष ये कह सकते हैं क्वांटिटी, मात्रा पर खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरी इंडिविजुअल डिमांड हो गई। अब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो मेरी इन डिमांड्स को अफेक्ट डालती हैं, उनको प्रभावित करती हैं? तो सबसे पहले है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी कि वस्तु की कीमत। अब कोई भी वस्तु पहले अगर कम रुपए में बेची जा रही हो और फिर उसका प्राइस बढ़ जाता है, तो हम उसको कहीं ना कहीं उसकी डिमांड थोड़ी कम कर देते हैं। तो यहां पर बात हो रही है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एक एक करके हम लोग समझेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने आप सभी से कहा कि मान लेते हैं मुझे फल या फ्रूट्स खाना काफी पसंद है और मैं इस समय बहुत सारे फल खा रहा हूं, लाइक ऑरेंज है या ग्रेप्स है। ठीक है, ऑरेंज की बात कर लेते हैं। मार्केट में ऑरेंज मैं परचेस करता था पहले, मान लेते हैं 50 रुपये पर केजी पर, लेकिन अचानक क्या हुआ, सप्लाई कुछ कम हो जाती है मार्केट में ऑरेंजेस की, और मैं मार्केट जाता हूं, मुझे ऑरेंज मिल रहा है अब 100 रुपये पर केजी। तो जब कीमत बढ़ जाती है वस्तुओं की, कीमत बढ़ जाती है वस्तुओं की, तो उनकी जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डाउन हो जाती है या खत्म हो जाती है। कैसे? पहले मैं 1 केजी ऑरेंज यानी कि संतरों को परचेज करता था करीब 50 रुपये में, लेकिन उनकी जो प्राइस है वो बढ़ जाता है और 100 रुपये पर केजी हो जाता है। तो यहां पर मैंने अपनी डिमांड को थोड़ा सा कम कर दिया। वहां पर मैं फिर शायद 1 किलो परचेज ना करूं, मैं उससे ये भी कह सकता हूं कि हाफ केजी यानी कि 500 ग्राम ही मुझे ऑरेंज वहां से खरीदने पड़े। तो मैं ये कह सकता हूं कि वहां पर मैंने अपनी डिमांड को आधा कर दिया कि नहीं, पहले 1 केजी और अब मैंने वहां पर 500 ग्राम सी ऑरेंज परचेज किए हैं, क्योंकि वहां पर प्राइस काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। ऐसा आप सभी भी करते होंगे। जब जब मार्केट में वस्तुओं या सेवाओं के जो दाम है, उनकी कीमतें हैं, बढ़ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो जनसंख्या का एक वर्ग होता है वो अपनी डिमांड को थोड़ा कम कर देता है, क्योंकि प्राइस बढ़ गया है। तो प्राइस के बीच में और डिमांड के बीच में यहां पर ऑपोजिट रेशियो होता है, ये आपको याद रखना है। जी हां, जब जब कीमत बढ़ेगी तब तब डिमांड गिरेगी, याद रखना है, ऑपोजिट रेशियो होगा। और जब जब कीमत गिरेगी तब तब डिमांड बढ़ेगी, ये भी हमें याद रखना है। मान लेते हैं ऑरेंजेस के जो प्राइस थे गिर जाते हैं और 25 रुपए 25 रुपये पर केजी हो जाता है, तो हो सकता है मैं वहां पर 2 केजी ऑरेंजेस को परचेज कर लूं, ऐसा भी हो सकता है। तो जब जब दाम गिरेंगे तो डिमांड बढ़ेगी और जब जब दाम बढ़ेंगे तो डिमांड गिरेगी। हमें यह कॉन्सेप्ट याद रखना होगा, बिल्कुल जनरल सा कॉन्सेप्ट है, हमारे और आपके जीवन पर लागू होता है। अब बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की। मांग का नियम क्या कहता है, जो कि मैंने आप सभी को बताया। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, देयर इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वालिटी डिमांडेड बाय बायर्स। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि दूसरी चीजें, दूसरी बातें समान रहने पर कीमत और मांग में जो रेशियो होता है वो ऑपोजिट रेशियो होता है। डिमांड बढ़ती तब है जब प्राइस गिरता है और डिमांड गिरती तब है जब प्राइस बढ़ता है। तो ये आपको याद रखना होगा, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। अब बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड के ग्राफ की। आपके एग्जाम में ग्राफ्स जरूर आते हैं और आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉ ऑफ डिमांड का जो कर्व है, यानी कि उसका जो वक्र है, वो कहां से कहां मूव करता है। तो पहले इस ग्राफ को समझिएगा, फिर मेरे द्वारा बताए गए कॉन्सेप्ट को। जैसा कि यहां पर लिखा है, कोई कमोडिटी आप मान लीजिए, कोई भी वस्तु आप समझ लीजिए, मान लेते हैं कोई कैंडी है यानी कि कोई टॉफी है।
अब उस टॉफी का जो प्राइस है वो है 1 रुपए, यानी कि एक टॉफी आपको मिलती है 1 रुपए में। ओके, तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि जब प्राइस 1 रुपए था तो कोई भी व्यक्ति उस टॉफी को 10 परचेज करता था, यानी कि उस पास 10 रुपए थे। ओके, तो अब आप यहां पर समझिएगा कि अगर एक टॉफी का प्राइस 1 रुपए था तो कोई व्यक्ति ऐसी 10 टॉफियां खरीदता था क्योंकि उसके पास 10 रुपए हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे प्राइस आपका इंक्रीज होता चला जा रहा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब आप यहां पे देखिएगा जो क्वांटिटी है जो डिमांड की जा रही है, तो क्वांटिटी जो डिमांड की गई है वो देखिए धीरे धीरे घटती चली जाएगी। रुपए 10 ही है, यानी कि आपको बाकी सारी चीजें सेम रखनी है, रुपए 10 ही है। अब बात करते हैं डिमांड की, तो जब एक टॉफी का प्राइस 5 रुपए पहुंचेगा तो ऐसी कंडीशन में डिमांड केवल 2 टॉफियों की होगी, क्योंकि 2 टॉफी खरीदने में 10 रुपए खर्च हो जाएंगे। अब आप ग्राफ पे आइएगा और ग्राफ में आप देख सकते हैं नीचे की तरफ जो आपका ग्राफ है उसमें आप देख सकते हैं 2 4 6 8 10 ये क्वांटिटी है जो डिमांड की जा रही है। 2 4 6 8 10 ये आपकी क्वांटिटी है जो डिमांड की जा रही है। और आप यहां पर वर्टिकल शेप में देख सकते हैं ग्राफ में, तो यहां पर वर्टिकल शेप में दिखाया गया 1 2 3 4 5 ये आपके प्राइस हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब प्राइस 1 रुपए था तो वस्तु खरीदी जा रही थी 10, ठीक है, और जब प्राइस 2 रुपए था तो वस्तु खरीदी जा रही थी 8, और जब प्राइस 3 रुपए था तो वस्तु खरीदी जा रही थी 6, और जब वस्तु का प्राइस 5 रुपए पहुंच गया, ग्राफ पर फोकस कीजिएगा, 5 रुपए पहुंचा तो वस्तु खरीदी गई 2। इसके बाद जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है जो आपको यहां पर इमेज में नजर आ रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट से राइट की तरफ डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है। लेफ्ट से राइट की तरफ अपने हैंड के हिसाब से इसका अंदाजा लगाएगा कि आपका जो लेफ्ट हैंड है और आपका जो राइट हैंड है, ये जो ग्राफ है उसके हिसाब से लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है और डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो आपको याद रखना है कि मांग का यानी कि लॉ ऑफ डिमांड का जो ग्राफ होता है वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करता है, बिकॉज ये सिचुएशन वहां पर अप्लाई होती है। इस ग्राफ को एक बार फिर से देख लीजिएगा। इसी वजह से जो डिमांड कर्व है कुछ इस तरह से क्रिएट होता है। दूसरा जो फैक्टर हो सकता है इंडिविजुअल डिमांड को जो अफेक्ट करे, उस पर प्रभाव डाले, वो हो सकता है आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या होता है? संबंधित वस्तुओं की जो कीमत है उसकी वजह से भी जो हमारी इंडिविजुअल डिमांड है, खुद की डिमांड है, वो असर डाल सकती है। अब चाय और कॉफी एक दूसरे के रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि एक व्यक्ति सुबह सुबह या तो चाय पीता है या कॉफी पीता है, या अगर किसी व्यक्ति पास चाय नहीं है तो वो कॉफी का सेवन करता है, कॉफी नहीं है तो चाय का सेवन करता है। अब कितने परसेंट ऐसे लोग करते हैं इस पर हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की, अर्थव्यवस्था की। तो अर्थशास्त्र में आप समझिएगा कि एक बड़ी जनसंख्या, देश की जनता का एक बड़ा वर्ग या तो कॉफी का सेवन करता है या चाय पीता है। अब देखिएगा यहां पर अगर एक चीज के दाम बढ़ेंगे तो दूसरी की डिमांड में इंडिविजुअल इफेक्ट डालेगा ही ना। अगर बात करते हैं कॉफी के दामों की, तो कॉफी के दाम इंक्रीज हो जाते हैं या चाय के दाम इंक्रीज हो जाते हैं तो चाय वाले कुछ लोग कॉफी में शिफ्ट कर जाएंगे। कॉफी के दाम अगर काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं तो लोग कॉफी पीना बंद कर देंगे, चाय पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहां पर हम ये समझ सकते हैं कि जो रिलेटेड गुड्स होती हैं उनकी कीमत में अगर चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से भी हमारी जो इंडिविजुअल डिमांड है वो अफेक्ट डालती है। बात करेंगे रिलेटेड गुड्स के टाइप्स की, यानी कि संबंधित वस्तुओं के कितने प्रकार होते हैं। तो जैसा कि आपके सामने है, 2 तरह के प्रकार हो सकते हैं, एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक एक करके दोनों के बारे में यहां पर समझेंगे। अब बात करेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स की, यानी कि स्थानापन्न वस्तुएं। अब ये क्या होती हैं? जैसे कि आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन easily be used in place of one another for satisfaction of a particular want, like tea and coffee। हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश में सुबह सुबह लोग नींद से जागने के लिए या तो कॉफी का इस्तेमाल करते हैं या चाय का इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कभी कोई कॉफी नहीं पी पाता है या नहीं मिल पाती है तो वो चाय का इस्तेमाल भी कर सकता है, और चाय नहीं मिलती तो कॉफी भी यूज की जा सकती है। तो जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं वो एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट होती हैं, यानी कि एक चीज नहीं मिली तो उसकी जगह दूसरी चीज का इस्तेमाल, और वो नहीं मिली तो उसकी जगह पहली चीज का इस्तेमाल। इसी तरह हम लोग एक एग्जांपल और लेना चाहें तो पेप्सी एंड कोका कोला का एग्जांपल लिया जा सकता है, जो कि आपकी शॉप ड्रिंक्स होती हैं। तो एक नहीं मिलती तो हम दूसरी सब्स्टिट्यूट गुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, यानी कि पूरक वस्तुओं की। Complementary goods are those goods which are used together to satisfy a particular want, like car and petrol।
नाम से समझ गए होंगे और काम से भी समझ लीजिएगा कि मान लेते हैं आपने एक कार परचेज की है, तो कार को चलाने के लिए पेट्रोल तो परचेज करना पड़ेगा भाई। बाइक खरीदी है तो बाइक को चलाने के लिए पेट्रोल तो डलवाना पड़ेगा। यानी कि एक वस्तु को चलाने के लिए, उसकी उपयोगिता को लेने के लिए हमें दूसरी वस्तु का इस्तेमाल करना होगा। ब्रेड और बटर भी इसी क्रम में ली जा सकती है, चाय और चीनी भी इसी क्रम में ली जा सकती है कि यानी कि बिना चीनी चाय फीकी लगेगी। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं, बात यहां पर हम लोग शुगर पेशेंट्स की नहीं कर रहे हैं, वो तो बिना चीनी की ही चाय लेंगे। लेकिन हम बात ऐसे लोगों की कर रहे हैं जो कि एक मेजॉरिटी है कि बिना चीनी के चाय नहीं पी जा सकती, बिना ब्रेड के बटर नहीं यूज किया जा सकता, ठीक है, और बिना पेट्रोल के कार को नहीं चलाया जा सकता। तो जो चीजें, जो वस्तुएं एक दूसरी वस्तु के साथ ही कंप्लीट होती हैं तभी उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, वो यहां पर पूरक वस्तुओं के तौर पर परिभाषित की जाती हैं, बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं। तो ऐसी वस्तुओं को हम लोग क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब बात करेंगे तीसरे फैक्टर की जो कि इंडिविजुअल डिमांड पर असर डालता है। सामने है इनकम ऑफ बायर ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि वो बायर जो कि वस्तु को खरीदना चाहता है उसकी इनकम कितनी है, उस पर भी ये डिपेंड करता है कि वह उस पर्टिकुलर वस्तु को खरीदेगा या नहीं। तो आप ये पॉइंट भी याद रखेंगे, अगर मेरी इनकम काफी ज्यादा है तो मैं हर तरह की महंगी वस्तुओं को अफोर्ड कर सकता हूं, लेकिन मेरी इनकम अगर कम है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं उस वस्तु का अफोर्ड नहीं करता हूं। तो एक इनकम काफी बड़ा एलिमेंट होता है, काफी बड़ा फैक्टर होता है किसी वस्तु की डिमांड करने में। पिज्जा या जो भी महंगे फूड आइटम्स है वो हर कोई परचेज नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ इनकम इश्यू या मनी इश्यू। तो जिनके पास उनको अफोर्ड करने की ताकत है वो उनको खरीदते हैं, जिनके पास उनको अफोर्ड करने की ताकत है वो उनकी डिमांड नहीं करते हैं। तो इनकम एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, जेब में पैसा होता है तभी हम डिमांड करते हैं, नहीं तो नहीं। बात करते हैं नॉर्मल गुड्स की। नॉर्मल गुड्स क्या होती है? जैसा कि आप सभी के सामने लिखा हुआ है, सच गुड्स whose demand increase with the increase in the income of the buyer are called normal goods। मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति है जो कि एक बड़ी कंपनी में काम करता है और उसकी एक अच्छी खासी, या पहले मान लेते हैं शुरुआती स्तर पर ठीक ठाक सैलरी है, और हफ्ते में एक दिन, या यूं कहें कि हफ्ते में एक दिन तो थोड़ा ज्यादा हो गया, महीने में एक बार वो पिज्जा या पास्ता वगैरह जो कि थोड़ा कॉस्टली आइटम्स है उनको परचेज करता है और कंज्यूम करता है। लेकिन उसकी सैलरी काफी ज्यादा बढ़ गई है धीरे धीरे धीरे। तो पहले वो इन वस्तुओं को एक लिमिटेड दायरे में खाता था कि महीने में एक बार या ज्यादा से ज्यादा महीने में 2 बार, लेकिन सैलरी इंक्रीज हो जाने पर वो महीने में 4 बार से 6 बार तक पास्ता और पिज्जा का सेवन करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी लग्जरी गुड्स, ये ऐसे लग्जरी फूड आइटम्स जिनका सैलरी से, इनकम से सीधा सीधा रिलेशन है, जितनी ज्यादा सैलरी बढ़ेगी हम उतनी ज्यादा इन चीजों को परचेज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, ये सभी गुड्स नॉर्मल गुड्स में काउंट होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जो कि इनकम बढ़ने के साथ साथ उनकी जो डिमांड है वो नहीं बढ़ती, पढ़ेंगे पहले। But there are some goods like quartz rice, toned milk, etc., whose demand decreases when income of buyers increases। यानी कि इनकम बढ़ रही है लेकिन डिमांड गिर रही है, and their demand increases when the income of the buyers decreases। लेकिन जब उसकी डिमांड तब बढ़ती है जब बायर की इनकम घटती है, उल्टा हो रहा है। समझेंगे ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं। जैसे कि आप सभी के सामने है कि जो छोटा जो अनाज होता है, मोटा अनाज होता है जो राशन की दुकानों से खरीदा जाता है, जैसे कि मोटा चावल है, टोन्ड मिल्क है जिसमें क्रीम नहीं होती है और हेल्थ के लिए भी वो कहीं से भी कारगर नहीं होता है। तो ऐसी वस्तुओं की जो डिमांड होती है, ठीक है, इनकम बढ़ने पर इन वस्तुओं की डिमांड घटती चली जाती है, लेकिन जब इनकम घटती चली जाती है तो इनकी डिमांड बढ़ती चली जाती है क्योंकि लोग कम इनकम की वजह से इन सस्ते प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। तो इस तरह की चीजों को घटिया वस्तु यानी कि इंफीरियर गुड्स कहा जाता है। Such goods whose demand decreases with the increases in the income of the buyer are called inferior goods। मेरी इनकम धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है तो मैं उन वस्तुओं की डिमांड करना बंद कर दूंगा जो कि काफी सस्ती हैं और थोड़ी घटिया किस्म की हैं। समझ में आ रहा है? टोन्ड मिल्क, टोन्ड मिल्क की बात करें कि जिसमें क्रीम नहीं होती और हेल्थ के लिए भी कहीं से भी टोन्ड मिल्क अच्छा नहीं होता है, लेकिन मैं सस्ता होने की वजह से उसको खरीदता था क्योंकि मेरे पास पैसा कम होता था। लेकिन जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती गई मैं एक क्रीम मिल्क यानी कि फुल क्रीम मिल्क को मैं अफोर्ड कर सकता हूं जो कि मेरी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, तो वहां पर मैंने टोन्ड मिल्क को छोड़ दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी घटिया किस्म की चीजें, ठीक है, सस्ती जो होती है मार्केट में, कम इनकम की वजह से हम उनको खरीदते हैं, ठीक है, लेकिन जब हमारी इनकम बढ़ जाती है तो उनकी डिमांड हम करना बंद कर देते हैं क्योंकि हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स की तरफ मूव कर जाते हैं। तो ऐसी वस्तुओं को इंफीरियर गुड्स यानी कि घटिया किस्म की वस्तुएं कहा जाता है। अगले अगर फैक्टर की बात करें जो कि इंडिविजुअल डिमांड में, हमारी और आपकी डिमांड में असर डालता है, तो वो है टेस्ट एंड दी प्रेफरेंसेस ऑफ द बायर।
हमारा टेस्ट क्या है, हम क्या ट्रेंड चाहते हैं, हम क्या फैशन मार्केट में चल रहा है उसके अनुसार, या हम किस चीज को प्रेफरेंस देते हैं, इस आधार पर भी हमारी जो इंडिविजुअल डिमांड है, व्यक्तिगत मांग है, वो असर डालती है। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है, द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द टेस्ट and preferences of the buyers. They include change in fashion, customs, habit, etc. हमें पता चलता है कि ये नए तरह का फैशन मार्केट में आया है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो हम क्लॉथ्स वगैरह की शॉपिंग करने जा रहे हैं तो हम उन्हीं कपड़ों की डिमांड करेंगे वहां पर जो इस समय फैशन में है। तो हम उन कपड़ों की डिमांड नहीं करने वाले हैं जो फैशन में नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल लेटेस्ट और बिल्कुल नए फैशन वाले कपड़े ही पहने। तो ऐसी कंडीशन में फैशन जो चल रहा है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, या हमारी रुचि किसी दूसरी तरह के कपड़ों में है। कुछ लोगों को फॉर्मल कपड़े पसंद है तो कुछ लोगों को कैजुअल कपड़े पसंद है। तो अपनी पसंद के अनुसार भी हमारी जो डिमांड है इस तरह से प्रभावित हो सकती है। ओके, आगे बढ़ेंगे। अभी तक जो हम लोगों ने बात की थी वो की थी इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करने वाले जो कारक हो सकते हैं, फैक्टर्स हो सकते हैं, उनके बारे में। अब हम लोग बात करेंगे कि बाजार जो मांग है, मार्केट डिमांड है। और मैंने आपको बताया था मार्केट डिमांड क्या होती है। जितने भी हाउस होल्ड्स हैं, जितने भी परिवार हैं भारत में, उन सभी की डिमांड्स को अगर हम लोग जोड़ दें तो बाजार मांग बन जाती है, मार्केट डिमांड बन जाती है। अब किसी वस्तु की जो बाजार मांग है, तो बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं वो आप सभी के सामने है। फर्स्ट वन इज द नंबर ऑफ बायर्स इन द मार्केट, यानी कि पॉपुलेशन। हमारे देश की जनसंख्या सबसे बड़ा फैक्टर है वस्तु की मांग में। अगर जनसंख्या जितनी ज्यादा है, डिमांड उतनी ज्यादा होगी। और जनसंख्या में भी अलग अलग तरह का वर्गीकरण है, अलग अलग तरह से भी क्लासिफिकेशन है। बच्चों की संख्या ज्यादा है, या युवाओं की संख्या ज्यादा है, या ओल्ड एज पर्सन की संख्या ज्यादा है, उस पर भी असर डाला जाएगा। अगर हम बात करें कि हमारे देश की जनसंख्या में युवा यानी कि यूथ की संख्या ज्यादा है, तो ऐसी ही चीजों की डिमांड सबसे ज्यादा होगी मार्केट में जो युवाओं को इन्फ्लुएंस करते हो या युवाओं की डिमांड को कंप्लीट करते हैं। लेकिन अगर हमारे देश की जनसंख्या में वृद्ध यानी कि बूढ़े व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है, तो उनसे जुड़े जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी। तो आप समझ गए होंगे कि जनसंख्या किसी भी देश की वहां के डिमांड में कितना ज्यादा असर डालेगी। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, यानी कि हमारे देश में जो इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस आधार पर है। यानी कि क्या हमारे देश में अमीर वर्ग ज्यादा है, यानी कि इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अमीरों की तरफ ज्यादा है और गरीबों की तरफ कम। तो यहां पर लग्जरी थिंग्स की डिमांड हम मार्केट में देखेंगे कि बढ़ती जाएंगी, क्योंकि अमीर लोग जिन वस्तुओं की मांग करेंगे वो अपने स्टेटस के हिसाब से करेंगे। तो अमीरों की डिमांड्स जो होंगी वो लग्जरी होंगी, तो उनकी मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी, उन वस्तुओं की मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी। लेकिन अगर हमारे देश में इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो गरीबों की तरफ ज्यादा है, यानी हमारे देश में जो आय का वितरण है वो गरीबों की तरफ ज्यादा है, ज्यादा इनकम का जो पार्ट है वो गरीबों को जाता है, तो हम ऐसी वस्तुओं की डिमांड यहां पर ज्यादा देखेंगे जो अधिकतर लोगों के द्वारा या पुअर फैमिलीज के द्वारा परचेज की जाती हैं। तो ये सारी चीजें भी मार्केट में डिमांड में असर डालती हैं। थर्ड वन है सीजन और वेल्थ कंडीशन, वेदर कंडीशन, माफी चाहेंगे। सीजन यानी कि जो मौसम है या वेदर है उसकी कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। यानी कि बात करें अगर सर्दियां आने वाली हैं तो वूलन क्लॉथ्स की डिमांड मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी, और अगर समर आने वाला है, गर्मी का सीजन आने वाला है, तो ऐसे कपड़ों की डिमांड बढ़ जाएगी जो कॉटन बेस्ड है या वूलन नहीं है। तो हम ये समझ सकते हैं जैसा जैसा मौसम वैसी वैसी मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। गर्मी और सर्दी में जो फूड आइटम्स खाए जाते हैं उनकी डिमांड्स भी उसी तरह से अफेक्ट करेगी। यानी कि गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक्स और ठंडे पेय पदार्थों की जो डिमांड होगी वो बढ़ जाएगी, लेकिन सर्दियों में बात करें तो जस्ट ऑपोजिट, गर्म चीजों की डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी जो खाने पीने में हमें गर्म रखें। समझ रहे होंगे मेरी बात। तो मार्केट में सीजन वेदर भी इफेक्ट डालता है, देश की जनसंख्या भी मार्केट की डिमांड में असर डालती है, और इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी असर डालता है। अब बात करेंगे ऐसी वस्तुओं के बारे में जो कि मांग का जो नियम है उसके लिए अपवाद है, एक्सेप्शनल केस है। देखिए, मांग का नियम क्या कहता है कि जब सारी चीजें बिल्कुल एक समान हो तब कीमत में और जो डिमांड है उसमें ऑपोजिट रेशियो होता है। यानी कि जब जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी डिमांड गिरती है, और जब जब किसी वस्तु की कीमत गिरती है उसकी डिमांड बढ़ती है, यानी कि ऑपोजिट रेशियो होता है। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जो कि मांग के नियम के लिए अपवाद हैं, उन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, वो आपके सामने है। गिफिन गुड्स हो सकती हैं, ठीक है, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं हो सकती हैं, यानी कि स्टेटस सिंबल गुड्स हो सकती हैं, और जो अनिवार्य चीजें हैं जीवन जीने के लिए वो हो सकती हैं, और ऐसी वस्तुएं हो सकती हैं जो कि दुर्लभ प्रत्याशा यानी कि बहुत कम मिलती हैं, उस वजह से भी उनको खरीदा जा सकता है।
अब एक एक करके इन सभी के बारे में समझेंगे जो कि आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। गिफिन गुड्स की बात करें तो एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है गिफिन गुड्स। सबसे पहले बात की जाए गिफिन वस्तुओं की तो इनका जो वर्णन है, इनका जो डिस्क्रिप्शन है वो अर्थशास्त्री थे, एक इकोनॉमिस्ट थे, नाम है रॉबर्ट गिफिन ने किया था। अब गिफिन गुड्स क्या होती हैं समझने का प्रयास करते हैं एक एग्जाम्पल से। बात कर लेते हैं कंट्री की, लाइक स्कॉटलैंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां पर स्टेपल फूड्स बहुत ज्यादा चलता है। वहां पर आलू और जो चिकन है वो वहां का मेन फूड है, क्योंकि वहां पर और जो चीजें होती हैं, ताजी सब्जियां बहुत कम मिलती हैं, तो आलू और चिकन वहां पर काफी बड़ी मात्रा में खाया जाता है। अब देखिएगा, आलू अगर हम कंपेयर करते हैं चिकन से तो काफी सस्ता होता है। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं कि एक आलू का प्राइस है 10 रुपए, लेकिन एक चिकन का जो प्राइस है, उस टुकड़े का जो प्राइस है वो है 40 रुपए। और एक व्यक्ति की बात करें, उसके पास मात्र 100 रुपए है और वो 100 रुपए में ही इस सारी चीजों को कंप्लीट करना है उसको। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी जो डाइट होगी उसमें 2 आलू शामिल हैं और 2 चिकन शामिल हैं, तो इस तरह से टोटल 100 रुपए का यहां पर वो खर्चा करता है अपने फूड पर। लेकिन फिर क्या होता है, आलू के जो दाम है वो तेजी से बढ़ने लगते हैं और एक आलू का दाम आप यहां पर देख सकते हैं 20 रुपए हो जाता है, लेकिन चिकन का दाम अभी भी 40 रुपए ही है। तो ऐसी कंडीशन में आलू का दाम बढ़ गया है। तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जब वस्तु का दाम बढ़ता है, प्राइस इंक्रीज होता है, तो डिमांड गिरनी चाहिए। लेकिन गिफिन गुड्स में हम देख सकते हैं कि आलू का दाम बढ़ा है, फिर भी हम ये देख सकते हैं कि उस व्यक्ति की थाली में आलू पहले से एक इंक्रीज हो गया है, क्योंकि आलू के मुकाबले चिकन का जो दाम है वो और ज्यादा है। तो देखिएगा, 100 रुपए फिर से हमारे पास है और 100 रुपए में हमने 3 आलू और 1 चिकन खरीदा, क्योंकि एक आलू का जो प्राइस है वो 20 रुपए है। 20 के अनुसार 3 आलू हमने खरीदे 60 रुपए में और 1 चिकन खरीदा 40 रुपए में। टोटल हुए 100, क्योंकि पेट तो भरना है ना भाई। तो बात कुछ समझ में आई कि नहीं आई? आलू के दाम बढ़ने पर भी आलू की डिमांड और बढ़ जाएगी मार्केट में, क्योंकि आलू फिर भी कंपेयर करें अगर हम उसकी तुलना करते हैं चिकन से तो काफी सस्ता है, और इसी वजह से आलू को हम यहां पर गिफिन गुड कह सकते हैं। उम्मीद है इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे गिफिन गुड्स पर लॉ ऑफ डिमांड क्यों अप्लाई नहीं होता है। डिमांड एंड सप्लाई के फर्स्ट लेक्चर में इतना ही। आगे बढ़ेंगे और जो दूसरे हमारे डिमांड एंड सप्लाई के टॉपिक होंगे, बाकी चीजों को हम वहां पर डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।